नमस्कार, स्वागत है आपका SBCN न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। वैक्सीन का दूसरा टीका लगने के बाद शरीर बन गया चुंबक, चिपक रहा लोहा। जानिए वायरल वीडियो का क्या है सच। अपने 12वें जन्मदिन पर संजीत की बेटी प्रणामिका जैन ने अस्पताल परिसर में 12 पौधे लगाकर संरक्षण का लिया संकल्प। नीमच के महिला वसति गृह पर टीकाकरण महाअभियान, स्टाफ नर्स को दिया गया प्रशिक्षण। बुलेटिन में सबसे पहली बात मंदसौर की, जहां पर मंदसौर की वरिष्ठ समाज सेवी भाजपा नेता राजाराम तंवर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने के बाद शरीर में चुंबकीय गुण उत्पन्न होने का दावा करते हुए राजाराम तंवर ने अपने शरीर पर लोहे के बर्तन और सिक्के चिपकने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर कहा कि स्वास्थ्य विभाग को इसकी जांच करना चाहिए। लेकिन अब राजाराम तंवर ने अपनी बात का खंडन करते हुए वैक्सीन के इस दुष्प्रभाव को नकारते हुए सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। मंदसौर के 75 वर्षीय राजाराम तंवर के इस वायरल वीडियो से शहर में हड़कंप मच गया है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंदसौर वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष राजाराम तंवर के इस वीडियो की पुष्टि के लिए जब तंवर से मुलाकात कर इस बात की सच्चाई जानी तो राजाराम तंवर ने खुद अपनी इस बात को झूठा करार दिया है। वैक्सीन के दूसरे डोज के बाद शरीर में चुंबकीय गुण उत्पन्न होने के दावे वाली बात की पुष्टि करने के लिए जब राजाराम से बात की गई तो उन्होंने वीडियो बनाकर वायरल करने की बात पर हामी भरते हुए कहा कि मैंने टीवी पर देखा था कि कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका लगने के बाद शरीर पर लोहे की सामग्री चिपक रही है। जब मैंने स्वयं ने विगत मार्च माह में दूसरा डोज लगवाया तो मन में विचार आया कि क्या वाकई दूसरे डोज के बाद शरीर पर लोहा चिपक रहा है। इसकी पुष्टि के लिए मैंने भी शरीर पर लोहे के बर्तन और सिक्के लगाए। जब लगाए तो वो चिपक गए। इसके बाद ही मैंने एक वीडियो संदेश बनाकर मंदसौर जिले के साथ देशवासियों को आगाह करने के मकसद से और स्वास्थ्य विभाग को सचेत करने और इस तरह के मामले को जांच करने की बात करते हुए वीडियो के माध्यम से की, ताकि वैक्सीन के कारण होने वाले दुष्परिणाम की जानकारी मिल सके। चर्चा के मुताबिक राजाराम ने वैक्सीन का दूसरा डोज मार्च माह में लगवाया और वीडियो हाल ही में 3-4 दिन पहले बनाकर वायरल किया। गुरुवार को चर्चा में वायरल वीडियो वाले शख्स राजाराम तंवर ने बताया कि जब दूसरी वैक्सीन लगी तब शरीर पर लोह पदार्थ चिपकने से एक चुंबकीय गुण उत्पन्न होने का आभास हुआ, लेकिन नहाने के बाद ऐसा कतई नहीं हुआ। तंवर ने साफ कहा कि संभवतः शरीर पर पसीने की वजह से लोहे के बर्तन और सिक्के चिपक गए होंगे। ऐसे में राजाराम तंवर ने स्वयं अपने वायरल वीडियो को झूठा साबित करते हुए सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की और कहा कि कोरोना वैक्सीन के दुष्प्रभाव नहीं है। मैंने और परिवार के सदस्यों ने वैक्सीन लगवाई है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। इस तरह की पड़ताल में वैक्सीन के बाद शरीर पर लोहा चिपकने की बात झूठी साबित हुई। मैं ये वीडियो के माध्यम से मंदसौर मध्य प्रदेश से मैं कहना चाहूँगा कि समस्त मंदसौर नगर के वासी एवं जिलेवासी और प्रदेशवासी और पूरे भारतवर्ष के वासी जितने भी इस वीडियो को देखें, मैं ये कहना चाहूँगा कि वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के बाद जब मैंने टीवी पर देखा कि दिल्ली और अन्य शहरों में बच्चों के और युवाओं के और लेडीज़ों के शरीर पर चम्मच और लोहे की सामग्री चिपक रही है, तो मैंने भी मंदसौर नगर में मैं राजाराम तंवर मैंने भी ट्राई किया और आप देख रहे होंगे कि मेरे शरीर पर जितने भी लोहे के सिक्के और चम्मच वगैरह और लोहे की सामग्री मेरे भी शरीर पर चिपक रही है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा मंदसौर जिला प्रशासन से, स्वास्थ्य विभाग से एवं प्रदेश के जितने भी जनप्रतिनिधि जो इस वीडियो को देख रहे हो, अवश्य इस चीज़ की जांच कराना चाहिए
कि ऐसा चुंबकीय वैक्सीन लगने के बाद में ये शरीर क्यों हो रहा है लोगों का। इस पर दोनों वैक्सीन लगने के बाद ये चुंबकीय शरीर बन रहा है, तो मानवों के शरीर पर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, इसकी जांच होना चाहिए। मैं मंदसौर मध्य प्रदेश। मैंने जब टीवी पे कुछ लोगों को बर्तन चिपकते देखा तो मैंने भी स्वाभाविक रूप से ट्राई किया। मेरे भी शरीर पर चम्मच वगैरह सिक्के वगैरह चिपकने लग गए। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उसके बाद जब मैं नहाया और नहाकर जो मैंने ट्राई किया तो उसके बाद ना तो सिक्के मेरे शरीर पर चिपक रहे थे और ना ही कोई चम्मच या स्टील का कोई वस्तु मेरे शरीर पर नहीं चिपक रहे थे। मैं निवेदन करना चाहूँगा समस्त मानवों से, मंदसौर नगर के वासियों से और ज़िले वासियों से, प्रदेश वासियों से और देशवासियों से कि कोरोना के जो 2 टीके लग रहे हैं उनसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। ना कि ये कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद से जो लोग कह रहे हैं ये मानने वाली बात नहीं है। मेरे 2 पुत्रवधू हैं, उन्होंने भी वैक्सीन के टीके लगाए हैं और 2 बेटों ने भी वैक्सीन के दोनों टीके लगवा लिए हैं। उनको भी मैंने ट्राई किया, उनके भी नहीं चिपक रहे हैं। मेरे फैमिली डॉक्टर है, उनसे भी मैंने जांच करवा ली है। ऐसा वैक्सीन की वजह से कुछ नहीं है, पसीने की वजह से ये सब हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पहले जो मैंने वीडियो कर जो डाली थी उसको गलत नहीं समझें और जितने भी मानव हैं 5 साल से 18 साल तक के और वृद्धजन सभी निसंकोच टीके लगवाएं और किसी प्रकार से कोई हानि वाली कोई बात नहीं है। मेरे दोनों टीके लगने के बाद मैं तंदुरुस्त हूँ और एकदम फर्स्ट क्लास। मंदसौर जिले की महिला समाज सेविका अनामिका जैन की बेटी प्रणामिका जैन ने शुक्रवार 18 जून को अपने 12वें जन्मदिन के अवसर पर ग्राम संजीत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 12 पौधे लगाए और उनके संरक्षण का संकल्प लिया। प्रणामिका ने कहा कि इन दिनों कोविड के चलते ऑक्सीजन की किल्लत देखी गई। ऐसे में शुद्ध ऑक्सीजन और बेहतर पर्यावरण के लिए पेड़ लगाना आवश्यक है, इसलिए बर्थडे केक न काटते हुए पहले पौधे लगाएं ताकि भविष्य में शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। निश्चित ही कोरोना संकट के बाद वृक्षों की महत्वता पर फिर से समझ आई है। जन्मदिन के मौके पर बेटी प्रणामिका की ये पहल सराहनीय है। इस मौके पर समाज सेवी अनामिका जैन के साथ प्रदीप जैन, हरिदास बैरागी, देवेंद्र मौर्य, अरविंद पाटीदार, सुभाष चौहान, गोवर्धन लाल राठौर, वीरेंद्र मौर्य, पंकज सोलंकी के साथ मोहन रावत, माया शर्मा, कृष्णा चौधरी उपस्थित थे। मैं 12 साल की हूँ। आज मेरा जन्मदिन है और आज केक ना काटते हुए मैंने 12 पौधे लगाए हैं हमारे गांव के संजित में अस्पताल में। और मैंने मेरे मम्मी पापा और फ्रेंड्स के साथ ये पौधे लगाए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि अभी कोविड चल रहा है तो हम सबको पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है और हम स्वस्थ रहते हैं। शुक्रवार दोपहर में नीमच के महिला बस्ती गृह पर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा महा टीकाकरण अभियान के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान टीकाकरण के दौरान सावधानियां और तरीकों के बारे में बताया गया, साथ ही कोविन पोर्टल के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 21 जून से लेकर 30 जून तक विशेष कोविड महा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले में बड़ी संख्या में टीकाकरण केंद्र स्थापित कर सभी को वैक्सीनेट किया जाएगा। जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि टीका वैक्सीनेशन अभियान जो चलाया जा रहा है, जो 21 जून से चलेगा और कब तक निरंतर इसको चलाना है जब तक कि हम हर गिराई को टीकाकृत ना कर दें। तो ये उनके ही दिए गए निर्देशानुसार आज सभी स्टाफ नर्स जो हैं हमारी, जो हम सेंटर्स नए बनाए जा रहे हैं, उन सेंटर्स पर ये जो आज स्टाफ नर्स हैं इनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि टीकाकरण करते समय उनको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है और कोविन पोर्टल पे किस प्रकार से एंट्री होगी हर गिराई की, ताकि प्रॉपर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोग नीमच के लोगों को वैक्सीनेशन कर पाएँ।
बताया है? इनको दो ट्रेनिंग इनमें रही है। जैसे जिला टीकाकरण अधिकारी महोदय ने टेक्निकली सब्जेक्ट को फोकस किया है कि AFI मैनेजमेंट क्या होता है, आफ्टर वैक्सीनेशन के बाद अगर किसी को कुछ प्रतिकूल घटनाएं होती हैं तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, वैक्सीन लगाने के लिए ट्रायंगल कौन सा होना चाहिए, किस एंगल से आप वैक्सीन देंगे उसको, और वैक्सीन लगाने के बाद 4 मुख्य संदेश कौन से होना चाहिए। दूसरा प्रकार का ट्रेनिंग की इनको टेक्निकली भी ये भी याद होना चाहिए कि पोर्टल पे जो हम हितग्राही को चढ़ा रहे हैं वो कोविन पोर्टल है, उसके बारे में इनको पता होना चाहिए कि हर हितग्राही का नाम जब तक वेरीफाई ना हो जाए तब तक उसको टीकाकरण ना किया जाए, लेकिन टीकाकरण करना मुख्य उद्देश्य है। नीमच ट्रैफिक पुलिस के द्वारा शुक्रवार सुबह शहर के पुलिस कंट्रोल रूम के नजदीक चेक पॉइंट लगाकर बिना मास्क घूमने वालों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 2 पहिया 4 पहिया वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान उनसे शमन शुल्क वसूला गया। साथ ही कोरोना महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क लगाने, हाथों को बार बार धोने की समझाइश दी गई। इसके साथ ही यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। जैतपुरा में एक्सीडेंट के बाद घायल बुजुर्ग से लूटपाट करने के मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, नीमच CSP ने जानकारी दी। शुक्रवार सुबह नीमच CSP राकेश मोहन शुक्ला ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि बीते दिनों रात्रि में जैतपुरा चौराहे पर बाइक सवार दंपति लक्ष्मण शर्मा स्नेहलता शर्मा के एक्सीडेंट में घायल होने पर अज्ञात लोगों के द्वारा दंपति के सोने की चेन, कान के टॉप्स और मोबाइल छीन लिया था। इस मामले में नीमच सिटी थाना पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। CSP ने कहा कि जल्द ही मामले का पर्दाफाश हो जाएगा। फंटे पर एक वृद्ध दंपति लक्ष्मण शर्मा जी और उनकी पत्नी जा रहे थे और उनका वहाँ एक्सीडेंट हुआ और वो गिर गए, और उसके गिरने के बाद जो है वो जब चौबड़िया हॉस्पिटल गए तब ये जानकारी लगी है कि क्या उनकी वहाँ पर किसी ने चेन और टॉप्स जो है निकाल लिए हैं। इस मामले में TI नीमच सिटी स्वयं इसको जांच कर रहे हैं और वहाँ आसपास मार्चों पे डेरे हैं। कुछ लोगों को अभी उनके द्वारा हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है और घटना का शीघ्र ही खुलासा किया जाएगा। सर क्या क्या चोरी होना बताया गया, कुछ जानकारी? अभी जांच चल रही है वो कि कौन कौन सी चीज़ें गई हैं या कौन कौन सी चीज़ें निकाली गई है, या जैसे उनका एक मोबाइल था वो तो मिल गया वहाँ पर, तो यही सब जांच जो है TI स्वयं कर रहे हैं। सर घटना कितने बजे की बताई? 8 बजे करीब। शुक्रवार दोपहर 2 बजे मंदसौर जिला कलेक्टर कार्यालय में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल किसान हितैषी 5 विभिन्न मांगों को लेकर मुलाकात करने पहुंचा और कलेक्टर को ज्ञापन सौंप किसानों की मांगे पूरी करने की मांग की। भारतीय किसान संघ ने अपने ज्ञापन में कृषि उपज मंडियों में हो रही अनियमितताओं, नीलामी के समय विवाद, सोसाइटी में खाद की कमी, सोयाबीन की फसल को पिला मोजक बीमारी से बचाने, कृषि उपकरण सब्सिडी की जानकारी, जिला सहकारी बैंकों में भीड़ भाड़ जैसी 5 विभिन्न मांगे रखी। ज्ञापन के माध्यम से भारतीय किसान संघ ने किसानों की मांगों और समस्याओं का जल्द निराकरण करने की मांग की। कलेक्टर महोदय को जो जनप्रतिनिधि मंडल द्वारा जो ज्ञापन देने जा रहे हैं, तो किसानों की खास समस्या जो मंडी की है, मंडी के अंदर है ना, किसान जो ट्राली के अंदर माल नीलाम करते हैं उसमें व्यापारी जो है ना आए दिन विवाद करते हैं कि नीचे ऐसा माल निकल गया, ऐसे माल निकल गया, किसान के साथ में चोट होती है। और माल जो है ना नीचे खाली नहीं होने पे किसान, जैसे छोटे किसान 2 बोरी 4 बोरी माल लाया तो उसको मतलब मंडी के अंदर फिर वाहन भाड़ा सहन करना पड़ता है 500, 800 रुपये, तो उसमें किसान का कितना नुकसान हो रहा है। दूसरी बात है कि अभी कोरोना जो महामारी है इसमें मतलब भीड़ भी कम होना चाहिए। बाकी इससे जो माल ट्राली में जो नीलाम होता है उससे भीड़ डबल हो रही है। एक तो वाहन वाला भी वहाँ रहेगा, दूसरा किसान भी रहेगा, तो उससे डबल भीड़ होगा और इसमें किसानों का मतलब आर्थिक नुकसान भी होता रहा है और मंडी में आए दिन विवाद भी होता रहा है। तो इसलिए हमारी पूरी मुख्य मांग ये है कि टोटल जींस नीचे खाली करा के उसको नीलाम की जाए ताकि आए दिन किसान और व्यापारी के बीच में कोई विवाद नहीं होगा। दूसरी बात एक और कि सोसाइटियों में पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रहा, क्योंकि एक तो पहले क्या है कि इफको कंपनी का जो खाद मतलब सोसाइटियों में आता था वो अन्य दूसरी कंपनियों का भी खाद आ रहा है और DAP तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा। तो ये क्या है मतलब। दूसरी बात एक और है कि जिला जो सहकारी बैंक जो है, जिला सहकारी बैंक, उसके अंदर जो है ना इतनी भीड़ रहती है कि किसान दिन भर लाइन में खड़ा रहता है, उसके बाद में भी वो पेमेंट लेने तक नहीं पहुंच पाता, फिर दूसरे दिन आता है।
तो क्या किसान घर पे उसके काम नहीं है, उसका कितना काम बिगड़ता है, उसका टाइम कितना वेस्टेज होता है। तो ये हमारी कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि उसकी भी व्यवस्था सुधारी जाए। और दूसरी बात है कि कृषि विभाग द्वारा जो भी किसानों को अनुदान में जितने भी मतलब प्रकरण जो उपकरण वगैरह मतलब दिए जाते हैं, खाद बीज, तो उसकी मतलब है ना एक मतलब जिला मतलब जो अपने जिला पदाधिकारी उसकी मतलब ना सूचना उसको भारतीय किसान संघ को दी जाए कि इतने इतने किसानों को इतने इतने हमने मतलब ये दिया है। तो ये मंडी की समस्या बहुत विकराल हो चुकी है और किसान संघ इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी कलेक्टर महोदय को हम मतलब है ना लिखित में ज्ञापन दे रहे हैं, उसके बाद में अग्रिम हमारी रणनीति आगे की बनाई जाएगी। प्राइवेट बस एसोसिएशन नीमच ने बस कर्मचारियों का कोरोना वैक्सीनेशन किया, शेष को भी जल्द टीके लगाए जाएंगे। बुधवार दोपहर को नीमच प्राइवेट बस एसोसिएशन के चंचल बाहेती ने जानकारी देते हुए कहा कि शासन के अनलॉक के बाद से बसों का संचालन तीव्र गति से हो रहा है। कर्मचारियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए नीमच प्राइवेट बस एसोसिएशन के द्वारा कलेक्टर पार्टियों के सहयोग से प्राइवेट बस के कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है। शेष कर्मचारियों का टीकाकरण जल्द करा लिया जाएगा। इससे कर्मचारियों के साथ उनके साथ यात्री भी कोरोना से बच सकेंगे। निश्चित रूप से कोरोना की इस विभीषिका में काफ़ी लोगों का आज हमने देखा है कि कैजुअलिटी बहुत हुई है और जिस हिसाब से वापस हम हमारे आर्थिक सुधार के दृष्टिकोणों से और सार्वजनिक परिवहन जो क्षेत्र है इसको कहीं ना कहीं खोला गया है, इसको लेकर हम काफ़ी संजीदगी से और काफ़ी गंभीरता से हम लोग जो है कार्य कर रहे हैं। इसी प्रोग्राम के तहत हमने हमारे जो बसों के स्टाफ के कर्मचारी हैं, जो चालक, परिचालक, हेल्पर, क्लीनर हैं, उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमने जो है माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय आईटीओ साहब के माध्यम से अभी सोमवार को किया है, दिनांक 14 तारीख को। और कुछ कर्मचारियों का वैक्सीनेशन या टीकाकरण हमारा किया जाना अभी बाकी है, उसके लिए भी हम प्रयत्नशील हैं। साथ ही इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम की इसलिए भी आवश्यकता है कि ये जो कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं सभी मार्गों पे जहाँ 50% ही वाहन अभी संचालित है, विभिन्न मार्गों पर और विभिन्न स्टैंड पे वाहनों को रोकते हैं, उनको चलाते हैं और कहीं ना कहीं यात्रियों को परिवहन की सौगात दे रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा की प्रथम जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं बनती है। तो प्रशासन भी सजग है, हम भी सजग हैं। साथ में अभी जो वाहनें शुरू हुई है उसमें हमने प्रॉपरली सैनिटाइजेशन और मास्क की व्यवस्था की है कि जो भी यात्रीगण आएँ उनको असुविधा ना हो। और हमने यात्रियों से भी अपील की है कि वो किसी भी गंतव्य की ओर यात्रा करें तो वो मास्क पहनकर और डिस्टेंस मेंटेन करते हुए से प्रॉपरली सैनिटाइज करें और इस कोविड के जो नियम है, प्रशासन के नियम है, उसका पालन करें। नीमच जिले के शिक्षा विभाग के डीपीसी पीएस गोयल ने जानकारी देते हुए कहा कि नीमच जिले में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। सभी विद्यालयों में प्रवेश और शैक्षणिक दोनों का कार्य चल रहा है। सभी विद्यालयों में प्रवेश और शैक्षणिक दोनों का कार्य चल रहा है। अब तक करीब 35,000 विद्यार्थियों के नामांकन किए जा चुके हैं। हमारा लक्ष्य 56,000 का है, जिसे हम जल्द ही प्राप्त कर लेंगे। बच्चों को डीजी लैब के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। शिक्षक भी हर रोज विद्यालय जा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से लंबे समय से स्कूल बंद हैं। स्कूल में बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, लेकिन अब स्कूल खुलने से जहां अभिभावक खुश होंगे तो बच्चों में खुशी की लहर दिखाई देगी। करीब 1.5 साल से बच्चे घरों में कैद हैं और स्कूल से काफी दूर हैं। देखिए, हमारे विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है और अध्यापन की भी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ऑनलाइन कक्षाएं लगाई जा रही हैं। अभी क्या होता है कि डीलिप ग्रुप हमारे यहाँ जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, कक्षा वाइज, स्कूल वाइज, संकुल वाइज, तो उसमें एक दिन पूर्व ही अब मटेरियल आने लगा है और वो दूसरे बच्चों तक दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे पहुंच जाता है। उससे बच्चे अपने घर पर अध्यापन कर रहे हैं और प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। अभी पोर्टल पे नामांकन 35,000 हो गया है। हमारा लक्ष्य 56,000 के करीब था, तो अभी 35,000 हो गया है और अति शीघ्र हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। क्या व्यवस्था है वहाँ पर? किस तरह की व्यवस्था है वहाँ पर? स्कूलों में अभी किस तरह की व्यवस्था है? शिक्षण शास्त्र चालू है क्या? टीचर लोग आ रहे हैं स्कूल? हाँ, मैं सभी हमारे शिक्षक साथी विद्यालय में बराबर पहुँचने लगे हैं और घर घर संपर्क भी कर रहे हैं। एक प्रबंध पोर्टल है, उस पर बच्चे हमारे जो कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए वाले हैं और उससे बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है।
बुधवार दोपहर में नीमच जिले के सरवानिया महाराज नगर पंचायत के नागरिक नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने नगर पंचायत की अनियमितताओं और अव्यवस्थाओं के संबंध में एक ज्ञापन नीमच कलेक्टर के नाम दिया। ज्ञापन में पीएम आवास योजना में अनियमितता, पेयजल में गंदे पानी की सप्लाई के साथ साथ अन्य कई समस्याओं के संबंध में अवगत कराया गया। नागरिकों की मांग है कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन नायब तहसीलदार पिंकी साठे ने लिया। मठ मेला और दूषित पानी पीने के लिए नगर पंचायत के हर धर्मी से परेशान है और सरवानिया महाराज में केवल ये दूषित पानी का ही सवाल नहीं है, कई सवाल खड़े हैं जनता के मन में, पर लोग डरते हैं, यहाँ तक आते नहीं हैं क्योंकि यहाँ शिकायत करने के बाद इन मगरमच्छ जैसे अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, भ्रष्टाचारियों पे। मैं आपके इस माध्यम से इन तक बात पहुंचाना चाहता हूं जिलाधीश महोदय से कि अगर ये टीम गठन करके दल गठित करके स्वयं संज्ञान लेंगे तो सारी पोल भ्रष्टाचार की और इनके अनियमितता की खुल जाएगी। सरवानिया महाराज में 500 से 600 मकान पक्के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए। बहुत सारे लोगों को 2-2, 3-3 दे दिए गए परिवार में, पर एक मकान कच्चा है और पूरा परिवार रहता है, बहू बेटे और सास ससुर एक ही कमरे में सोते हैं, उसके बाद भी उन लोगों के पास मकान नहीं है। ऐसे गरीब वंचित आज भी है। आप जाके सर्वे करवाएंगे तो इस कार्यक्रम की, इस महती योजना की पोल खुल जाएगी सरवानिया महाराज में। और इसी प्रकार एक वार्ड नंबर 9 से 13 तक सीसी रोड बना, ग्राम पंचायत का बहुत बढ़िया रोड बना हुआ था। नगर पंचायत के लोगों ने भ्रष्टाचार करने के लिए उसको हटाकर नया परिषद का रोड बनाया। 4 महीने की पहली बारिश में ही बह के चला गया और गिट्टी मिट्टी बाहर निकल गई। ये उनकी स्थिति है। सामने जाके मैं तो कह रहा हूँ जांच करके फिर बाद में दोषियों पे कठोर कार्रवाई हो। इन्होंने ऐसा अपराध, जघन्य अपराध किया है कि आज गमू तलई जो एक गांव के पास तलई है, वो तलई का पूरा दोषी गंदा पानी है, उसमें हजारों मच्छें मर चुकी है और उन मच्छों के वो जानवर पानी पीते हैं। जानवर में बीमारियां फैलते फैलते अभी कोरोना काल से सरवानिया की जनता बाहर उभरी नहीं है जिले की, और इन्होंने ये मठ मेला पानी और गंदगी बसाना चालू कर दी। मोदी जी ने करोड़ों अरबों रुपए पूरे देश में खर्च किए, लाखों रुपए करोड़ों रुपए अपने नीमच जिले में भी खर्च हुए सफाई के लिए, पर सफाई के नाम पे इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। इन अधिकारियों को सरा शर्म करके गांव की जनता को दूषित पानी पिलाना बंद करे, भ्रष्टाचार बंद करे, पात्र हितग्राहियों को उनका लाभ दे और जो वंचित है उनको उनका लाभ दे। और जो परिषद में गांव की जनता, कोई भी मेरे गांव का कार्यकर्ता जाता है, आम आदमी जाता है, महिला जाती है, तो उनसे बदतमीजी, असभ्यता का व्यवहार ना करे। जो उसका काम करना है, नियम में नहीं आ रहा तो प्रेम से बैठ के समझा दे उसको और घर भेज दे, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी पे दबाव नहीं बनाए। नीमच में श्री शिवघाट स्थित नाले का गहरीकरण, साफ सफाई करवाने की मांग को लेकर श्री शिवघाट सेवा समिति ने कलेक्टर के नाम प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। समिति ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि नीमच से जयसिंहपुरा रोड पर प्राचीन श्री शिवघाट महादेव मंदिर शहरवासियों की आस्था का केंद्र है। मंदिर के पीछे एक बरसाती नाला है। इसमें मूर्तियां विसर्जित होने से मूर्तियों का मलबा काफी मात्रा में एकत्रित हो गया है। यहाँ बड़ी बड़ी घास उग रही है। इसकी साफ सफाई और नाले का गहरीकरण किया जाना आवश्यक है, अन्यथा बारिश के मौसम में समीपस्थ एकता कॉलोनी के साथ निचली बस्तियों में जलभराव की समस्या हो सकती है। ज्ञापन के माध्यम से शिवघाट सेवा समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मांग रखी कि बारिश से पहले इस नाले का गहरीकरण करवाकर साफ सफाई करवाने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाए, ताकि समीपस्थ निचली बस्तियों में जलभराव में कुछ हद तक राहत मिल सकती है और यहां से निकलने वाली काली उपजाऊ मिट्टी नगर पालिका प्लांट या बगीचों में उपयोगी हो सकती है। जो बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराने वहाँ घाट बने हुए हैं, वहाँ उन घाट की सफाई और नाले का गहरीकरण के लिए आवेदन देने आए थे। वहाँ पर उसमें जो है मूर्ति विसर्जन वगैरह भी काफ़ी होती है, तो उस वजह से वहाँ बदबू गंदगी भी हो रही है, वो भी सफाई हो जाए। और घाट जो है वहाँ अंदर नदी में काली मिट्टी भी बहुत अच्छी है, यदि वहाँ से काली मिट्टी निकाल के लाई जाए तो नगरपालिका के बगीचे और सभी जगह डाल के उस उपयोगी मिट्टी का भी काम लिया जा सकता है। यही आवेदन है हमारा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए SBCN न्यूज के साथ। नमस्कार।